Hello friends, welcome to the live session. Good evening everyone. Welcome to the live session. Please let me know if my voice is okay, you are able to hear my voice and if the slide is clearly visible. दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के लाइव सेशन में। प्लीज हमें बताएं कि आपको हमारी आवाज आप तक सही ढंग से पहुंच रही है और जो स्लाइड है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। प्लीज ओके टाइप कर दे चैट बॉक्स में यदि सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली केस स्टडी फॉर्मेट में रहेगा। तो यदि आप तक आवाज सही ढंग से पहुंच रही है और आपको स्लाइड क्लियरली दिख रहा हो तो प्लीज ऑल ओके टाइप कर दीजिए। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को अपने पहले सवाल के साथ। पहला से आप होपफुली आप पेन पेपर और कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले फॉरेन एक्सचेंज के ट्रिकी न्यूमेरिकल को आसान बनाते हैं। तो सवाल है आपके सामने, इफ द इंटरबैंक, पहले हम लोग लेवल लो थोड़ा सा लेवल नीचे रखते हैं फिर लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। राइट, तो दिस इज द लेवल वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, if the interbank spot USD INR rate is 75.0050 oblique 75.0075 and the margin is 10 paisa, what will be the rate for inward remittance? Right, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको इनवार्ड रेमिटेंस का केस है, मार्जिन दे रखा है और दो रेट इन्होंने कोट किए हैं। आपसे पूछा गया है इनवार्ड रेमिटेंस का रेट क्या होगा। तो आप पहले ये बताइए कि जब इनवार्ड रेमिटेंस करती है, राइट, तो उस केस में डॉलर बाय करना पड़ता है या डॉलर सेल करना पड़ता है। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यदि आपको लगता है कि हाँ इनवार्ड रेमिटेंस में डॉलर खरीदना पड़ता है तो बाय लिखिएगा, और यदि आपको लगता है इनवार्ड रेमिटेंस में डॉलर सेल करना पड़ता है तो सेल लिखिएगा। राइट, बताइए दोस्तों इनवार्ड रेमिटेंस का क्या मीनिंग है। इनवार्ड रेमिटेंस के केस में बैंक को डॉलर बाय करना होता है या बैंक को डॉलर सेल करना होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो पहले आप इसका जवाब दीजिए, व्हाट बैंक शुड डू इन द केस ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस। ओके बाय। राइट, जल्दी लिखिए सब, क्या लगता है दोस्तों। देखिए इनवार्ड रेमिटेंस का मतलब ही होता है कि फॉरेन करेंसी भारत आ रहा है, नाम से ही क्लियर है ना। इनवार्ड इनवार्ड मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा भारत है तो भारत में क्या आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है। राइट, तो बैंक उसको बाय करता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस केस में बाय होगा। तो यहाँ पे जब भी इनवार्ड रेमिटेंस होगा तो फॉरेन करेंसी आ रहा होता है हमारे देश में, तो ये बाय वाला केस है। तो देखिए जब भी आपको ये इनवार्ड रेमिटेंस मिले ना तो ये सिग्नल दे दिया कि हाँ बाइंग का केस है। तो दोस्तों जब बैंक फॉरेन करेंसी बाय करता है तो कौन सा रेट यूज होगा, लोअर रेट यूज होगा या हायर रेट यूज होगा। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में लोअर और हायर। राइट, बताइए दोस्तों क्या लगता है। जब बैंक बाय कर रही होती है, हमें ये तो क्लियर है कि इनवार्ड रेमिटेंस है तो बैंक बाय करेगी फॉरेन करेंसी। अब सवाल ये उठता है कि बाय का केस है, हमारे पास दो रेट इन्होंने दे रखा है, तो कौन सा रेट हम लेंगे, लोअर रेट लेंगे या हायर रेट लेंगे। जल्दी से टाइप कीजिए, एल लिख दीजिए, एच लिख दीजिए, एल फॉर लोअर एच फॉर हायर। बताइए क्या लगता है आपको। बिल्कुल लोअर रेट लेंगे, सही बात है। तो इस केस में हम लोग लोअर रेट लेंगे। अब हमारे पास दो रेट दिया हुआ है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर, एक है 75.0050 और एक है 75.0075। तो दोस्तों ये हमारा बिड रेट है, ये हमारा आस्क रेट है। तो हम लोग लोअर रेट लेंगे और लोअर रेट क्या है हमारा 75.0050। दोस्तों एग्जामिनेशन में इतना सिंपल सवाल नहीं आता है, लेकिन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं से क्लियर होगा। टफ सवाल तभी बन पाएंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे मार्जिन भी हमें दे रखा है इन्होंने 10 पैसा। राइट, तो ये बताइए कि मार्जिन को यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है। लिख दीजिए ऐड और माइनस। क्या करेंगे दोस्तों, मार्जिन को यहाँ पे, ये हमारा बाइंग का केस है, व्हाट शुड वी डू टू द मार्जिन, वेदर वी शुड ऐड द मार्जिन और वेदर वी शुड सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। बताइए दोस्तों, और मार्जिन इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है 10 पैसा का मार्जिन है। राइट, क्या लगता है मार्जिन को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए इस पार्टिकुलर केस में, क्योंकि बाइंग का केस है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि देखिए बाइंग का मतलब लॉजिक ही होता है कि बैंक जो है खरीद रही है, तो बैंक चाहेगी ना सस्ते में हम खरीदें, तो सस्ता में खरीदने के लिए क्या करेगी, माइनस करेगी। बिल्कुल सही बात है, आप सही पकड़े हैं, माइनस करना होगा। जब बैंक बाई करता है तो मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आइए दोस्तों सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो क्या करेंगे, 75.0050 में से आप क्या करेंगे 0.10, 10 पैसा को आप रुपए में ऐसे ही लिखेंगे ना 0.10। तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा एबीसीडी में से, कैलकुलेट कीजिए। होपफुली आपके पास पेन पेपर कैलकुलेटर है, बताइए कैलकुलेट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। राइट, तो
ऑब्वियस सी बात है, इस केस में आप यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 74.9050। तो ये एक स्टार्टर क्वेश्चन है, राइट। अभी हम लोग धीरे धीरे अपना गियर बदलेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग लेवल 2 क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब भी इनवार्ड रेमिटेंस होगा, राइट, ये समझ में आना चाहिए आपको कि जब भी इनवार्ड रेमिटेंस होगा, राइट, तो उस केस में बैंक क्या करती है, बाई करती है, राइट। बैंक क्या करती है, बाई करती है। क्या बैंक बाई करती है, फॉरेन करेंसी बाई करती है। और वहां पे हमें कौन सा रेट लेना है, वहां पे हमें बाइंग रेट लेना है, समझे। और मार्जिन को हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये रूल याद रखिएगा। चलिए अब दोस्तों ये लॉजिक आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, राइट, सिमिलर क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंटर बैंक स्पॉट और आईएनआर रेट दे रखा है, मार्जिन दे रखा है, लेकिन बस इनवार्ड की जगह आउटवार्ड रेमिटेंस है, बस इतना सा अंतर है, राइट। तो आप ये बताइए दोस्तों, आउटवार्ड रेमिटेंस में क्या होगा, बैंक बाई करेगी या बैंक सेल करेगी। पहले ये सोचिए, आपका थॉट प्रोसेस ऐसे होना चाहिए। पहले आपको ये सोचना है वेदर बैंक विल बाई और बैंक विल सेल। क्या लगता है दोस्तों, क्या करेगी आउटवार्ड रेमिटेंस में बैंक? जवाब दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में होता क्या है ना, बीएफएम में पेपर में, कि जब हमारे सामने कुछ टफ सवाल आ जाता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक क्लियर नहीं होता। तो बेसिक तब क्लियर होगा जब आप इन सभी चीजों को समझेंगे, राइट। ये आपको बुक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, जब भी आप ये वर्ड देखें आउटवार्ड रेमिटेंस, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे आउटवार्ड रेमिटेंस है, इसका मतलब होता है कि पैसा बाहर भेजना है। पैसा बाहर भेजना है मतलब कस्टमर डॉलर चाहता है, तो बैंक को बेचना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। इनवार्ड रेमिटेंस मींस पैसा आ रहा है, आउटवार्ड रेमिटेंस मतलब पैसा बाहर जा रहा है। तो पैसा बाहर जा रहा है तो बैंक सेल करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा सेलिंग का केस है। तो ये हम सेलिंग का केस है। आपके पास दो रेट दे रखा है, लोअर रेट और हायर रेट। तो बताइए दोस्तों, बैंक जब सेल करती है डॉलर, बैंक यहाँ पे डॉलर बेच रही है ना, तो कौन सा रेट यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बाइंग वाले केस में लोअर रेट यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग हायर रेट यूज करेंगे, राइट। तो हमारा जो स्पॉट रेट होगा, आवर स्पॉट रेट विल बी 75.0075। ओके। अब आप ये बताइए कि जब बैंक बेचती है तो मार्जिन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं? क्या करते हैं दोस्तों, व्हाट वी डू टू द मार्जिन, वेदर वी ऐड द मार्जिन और वेदर वी सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। व्हेनेवर बैंक सेल द फॉरेन करेंसी, व्हाट वी डू टू द मार्जिन? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। जब भी बैंक जो है फॉरेन करेंसी बेचती है तो मार्जिन को क्या करती है, जोड़ती है या घटाती है? सिंपल सा लॉजिक है। बैंक कोई भी चीज बेच रही है तो लॉजिक क्या कहता है कि सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। तो महंगे में बेचने के लिए मार्जिन को क्या कर देती है, जोड़ देती है, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और मार्जिन है कितना, 10 पैसा का मार्जिन है। तो 75.0075 प्लस 0.10। तो बताइए इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 75.1075। कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर सही है, बिल्कुल सही बात है। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी हमारा आउटवार्ड रेमिटेंस का केस हो, जब भी हमारा आउटवार्ड रेमिटेंस का केस हो, तो बैंक वहां पे फॉरेन करेंसी बेचती है और वहां पे हम लोग सेलिंग रेट का यूज करेंगे, राइट। कौन सा रेट यूज करेंगे, सेलिंग रेट। सेलिंग रेट कौन सा रेट है, हायर रेट होता है। और वहां पे हम लोग मार्जिन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मार्जिन इज टू बी एडेड, क्योंकि कस्टमर को ज्यादा रेट लगेगा। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इसको समझने में? तो प्लीज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप चैट बॉक्स का सहायता ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपका सारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। और देखिए थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, राइट, लिटिल बिट लेवल बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये तीसरा सवाल है। ये एक्सपोर्टर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने से रिलेटेड है। देखते हैं कि आप समझ पाते हैं बैंक किस रेट पे डील करेगा। सवाल ये है कि इफ 1 लाख डॉलर इज रिसीव्ड एज इनफ्लो बाय टीटी मींस टेलीग्राफिक ट्रांसफर फॉर क्रेडिट टू एन एक्सपोर्टर अकाउंट एंड द यूएसडी आईएनआर मार्केट रेट इज 76.09/76.11, what rate will the bank use to quote to the customer assuming a margin deduction, राइट। तो आपके सामने ऑप्शन है 76.11 माइनस मार्जिन, 76.09 प्लस मार्जिन, 76.09 माइनस मार्जिन और लास्ट कर रहा है 76.11 प्लस मार्जिन।
बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, डॉलर बाय कर रहा है या डॉलर सेल कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ऑप्शन ए, बैंक के और डॉलर बाय कर रहा है। ऑप्शन बी, बैंक डॉलर सेल कर रहा है। क्या लगता है दोस्तों, बैंक यहाँ क्या कर रही है, डॉलर खरीद रही है या डॉलर बेच रही है? कमेंट कीजिए। यही चीज तो समझना है ये भी पढ़ के, राइट। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रही है, डॉलर खरीद रही है या डॉलर बेच रही है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्टर के पास, यहाँ देखिए लिखा है ना कि $1,000, सॉरी $1,00,000 इज रिसीव्ड एज इनफ्लो बाय टीटी फॉर क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर अकाउंट। मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्टर के पास डॉलर आया है ना, लिखा है ना क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर अकाउंट, मतलब एक्सपोर्टर के पास डॉलर आया है, राइट। और बैंक उसे ले रहा है और इंडियन रुपीस दे रहा है। देखिए ये मान लीजिए है हमारा एक्सपोर्टर, ये कौन है, एक्सपोर्टर, और ये मान लीजिए है हमारा बैंक, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझिए कि यहाँ पे एक्सपोर्टर के पास क्या आया है, डॉलर आया है, राइट। एक्सपोर्टर के पास डॉलर आया है और बैंक उसे ले रहा है, राइट, और आईएनआर दे रहा है। तो बैंक बदले में क्या दे रहा है, आईएनआर दे रहा है, और क्या ले रहा है, उससे डॉलर ले रहा है, राइट। बैंक इज गिविंग आईएनआर एंड टेकिंग डॉलर। तो ये केस है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा इसका कि हम आपसे सवाल क्या पूछे थे कि बैंक क्या कर रही है, डॉलर को खरीद रही है या बेच रही है? तो बैंक डॉलर को क्या कर रही है, बैंक बाई कर रही है डॉलर को, समझे, बैंक इज बाइंग द डॉलर, ठीक है। अब देखिए जब भी एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलती है ना डॉलर में, तो बैंक वो डॉलर परचेज करता है उनसे। बैंक क्या करेगा, डॉलर परचेज करेगा और एक्सपोर्टर के अकाउंट में इंडियन रुपीज क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है। अब तो कौन सा रेट लगेगा दोस्तों, बैंक कर क्या रहा है डॉलर के साथ, बैंक डॉलर को खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बाइंग रेट लेंगे, वी विल टेक द बाइंग रेट। आपको ये लॉजिक समझना जरूरी है कि बैंक जो है डॉलर के साथ क्या कर रहा है, तो बैंक डॉलर को खरीद रहा है, राइट। तो बैंक डॉलर को यदि खरीद रहा है तो कौन सा रेट लेंगे, बाइंग रेट लेंगे। आपके सामने दो रेट यहाँ पे दी गई है, यू कैन सी टू रेट्स हैव बीन गिवन, 76.09, 76.11। तो जो लोअर रेट है हमारा, यही हमारा बाइंग रेट होता है, आपको पता है। तो ये जो 76.09 है, ये हम लोग यूज करेंगे। अच्छा एक और बेसिक सवाल है, जब बैंक बाई करेगी तो मार्जिन क्या होता है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बताइए। बैंक खरीद रही है तो मार्जिन को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक जब खरीदती है तो मार्जिन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ये बन रहा है कि बैंक इज बाइंग द डॉलर, बैंक इज बाइंग द डॉलर, और फिर क्या करेंगे, इसीलिए लोअर रेट यूज करेंगे। और लोअर रेट क्या है हमारा, 76.09, और उसमें से हम लोग जो है मार्जिन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो जरा ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 76.09 माइनस मार्जिन, वेरी गुड। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 76.09 माइनस मार्जिन जो है हमारा सही जवाब है, राइट। तो एक बार लॉजिक को समझिए, क्या यहाँ पे मैंने बताया आपको, देखिए ये जो हमारा कंसेप्ट है वो टीटी इनफ्लो है, टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर इनफ्लो। इसका लॉजिक सिंपल है कि डॉलर आ रहा है, डॉलर इज कमिंग, राइट। तो बैंक क्या कर रही है, खरीद रही है, बैंक डॉलर खरीद रही है, और बैंक डॉलर खरीद रही है तो लोअर रेट को यूज कीजिए, यूज लोअर रेट, और फिर क्या कर दीजिए, उसमें से मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको बताइए मार्जिन सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यही होता है हमारा टीटी बाइंग रेट फॉर द कस्टमर। समझ में आया दोस्तों, टीटी बाइंग रेट फॉर द कस्टमर। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कहीं भी कोई डाउट हो, आप यदि चाहते हैं कि मैं पिछला क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज टाइप कर दे चैट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। सो दैट इज द मेन फीचर ऑफ दिस लाइव सेशन। आपको टाइम कंस्टेंट, आपको टाइम मिलता है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द बिल बाइंग रेट फॉर एन एक्सपोर्ट बिल of $5 lakh drawn 120 day from the shipment date if the following condition apply। अब कंडीशन क्या दे रखा है कि स्पॉट डॉलर वर्सेस आईएनआर रेट इन्होंने दे रखा है 75.14/15, प्रीमियम दे रखा है 120 डेज का 45 पैसा, एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है इन्होंने 0.15%, और आपके सामने चार ऑप्शन दी गई है, राइट। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो बताइए क्या लगता है, थोड़ा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि हमसे क्या पूछा गया है निकालने के लिए, बिल बाइंग रेट निकालने पूछा गया है, राइट।
तो आप ये बताइए कि कौन सा रेट यूज करेंगे बिल बाइंग रेट निकालने के लिए। ऑब्वियसली हम लोग बाइंग रेट यूज करेंगे, सेलिंग रेट तो यूज नहीं करेंगे ना, वी विल यूज द बाइंग रेट। ओके, तो आप क्या करेंगे, स्पॉट बाइंग रेट लेंगे। सबसे पहले तो आप स्पॉट का बाइंग रेट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए स्पॉट रेट दे रखा है इन्होंने। ये हमारा जो पहला होता है वो बिड रेट होता है, यानी बाइंग रेट होता है, और दूसरा जो होता है वो सेलिंग रेट होता है। तो पहले क्या करेंगे, आप स्पॉट बाइंग रेट ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्पॉट बाइंग रेट। व्हाट इज द स्पॉट बाइंग रेट? आप दोस्तों एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको अपना गलती नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछता हूं, ताकि आपका इंटरेक्शन होता रहे साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्पॉट बाइंग रेट यूज करेंगे, जो कि है हमारा 75.14। अब आप ये बताइए कि जब बैंक बाई करती है तो मार्जिन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो बार बार ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, राइट। तो आपको पता ही होगा कि जब बैंक खरीदती है करेंसी को, तो वो चाहती है कि सस्ते में खरीदे, और सस्ते में खरीदने के लिए क्या करती है कि मार्जिन को घटा देती है। सस्ता तभी ना होगा जब किसी चीज को घटाएंगे, तो वो क्या करती है, मार्जिन को घटा देती है। सिंपल सा लॉजिक है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन को माइनस करना होगा। अब मार्जिन दिया कितना है इन्होंने, 0.15%। चलिए पहले मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिन कैसे निकालेंगे, 0.15% ऑफ 75.14। कैलकुलेटर से जरा बताइए तो कितना आ रहा है वैल्यू, कैलकुलेट कीजिएगा जरा इसको। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद मैंने पहले से कर रखा है कैलकुलेशन, तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका वैल्यू ये आना चाहिए, 0.1127। बताइए यही आ रहा है क्या, आर यू गेटिंग द सेम? आई होप 0.1127 ये हमारा मार्जिन निकल रहा है, राइट। चलिए तो मार्जिन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, हमें मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें से, स्पॉट रेट में से, बाइंग रेट में से। सो कितना हो जाएगा, 75.14 माइनस 0.1127, राइट। तो बताइए तो कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, 75.14 में से 0.1127 यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 75.0273। देखिए चार, यहाँ पे डबल जीरो डाल दीजिए आगे और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, यही आएगा 75.0273, राइट। और यदि इसको आप नियरेस्ट 0.0025 पैसा पे राउंड ऑफ करेंगे, यदि आप इसको नियरेस्ट 0.0025 पैसा पे राउंड ऑफ करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 75.0270, है ना। यही रूल है ना, ये तीन को क्या करेंगे, जीरो बना देंगे, जो राउंड ऑफ का जो रूल है, बेसिक रूल है। चलिए तो यहां तो हमने आपको बता दिया कि मार्जिन से कैसे डील करना है। अब देखिए राउंडिंग का रूल याद है ना, नियरेस्ट 0. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 0.0025। अच्छा, तो मार्जिन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आता है प्रीमियम की। तो प्रीमियम कितना दिया हुआ है, 120 दिन का प्रीमियम इन्होंने दे रखा है 45 पैसा, ठीक है। तो 120 दिन का इन्होंने प्रीमियम दे रखा है 45 पैसा। तो प्रीमियम को क्या करते हैं बताइए ना, प्रीमियम को हमेशा जोड़ते हैं, आपको पता होगा, वी ऑलवेज ऐड द प्रीमियम, राइट, यू नो इट वेरी वेल दैट वी ऑलवेज ऐड द प्रीमियम। तो आप प्रीमियम को ऐड कर दीजिए, राइट। तो 120 दिन का प्रीमियम कितना दिया हुआ है इन्होंने, 45 पैसा दिया हुआ है, और जो बिल है वो 120 दिन के लिए ही ड्रॉ किया गया है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द प्रीमियम। तो 75.0270 प्लस 45 पैसा। अच्छा ये बताइए, 45 पैसा को आप लिख सकते हैं 0.45, लिख सकते हैं ना जी। तो ये इसको आप डबल जीरो और ऐड कर दीजिए, तो 0.4500 हो जाएगा, समझे। तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के, 75.4770, समझे, 75.4770, ये हमारा सही जवाब होगा, 75.4700। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही राजेश जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 75.4770। तो दोस्तों या इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि देखिए आपको स्पॉट बाइंग रेट पता हो, राइट, उसमें से पहले आप मार्जिन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर प्रीमियम कर दीजिए, तो उसका आप बिल बाइंग रेट निकल जाएगा। अच्छा पहले प्रीमियम क्यों नहीं ऐड करें, उठा कि नहीं उठा, बताइए सवाल। हाँ हो सकता है ना, क्यों ना हम पहले प्रीमियम ऐड कर देते, मार्जिन सब्ट्रैक्ट करें। कोई बता सकते हैं कि ऐसा करने पे क्या गड़बड़ होगा? देखिए सवाल उठना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप गलती कर दीजिएगा, क्योंकि आप पहले क्या कीजिएगा, प्रीमियम जोड़ दीजिएगा और फिर मार्जिन को बाद में घटाइएगा। घटाना तो है ही मार्जिन आपको, क्योंकि बाइंग रेट है। इसका जवाब दे सकते हैं कि क्यों जरूरी है पहले मार्जिन को घटाना और फिर प्रीमियम ऐड करना? शायद ये सवाल पिछले लाइव सेशन में किसी ने पूछा भी था, इफ आई रिमेम्बर।
तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मार्जिन फर्स्ट एंड देन एडिंग द प्रीमियम? देखिए सिंपल सी बात है, इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। देखिए है हो क्या रहा है यहाँ पे, बैंक खरीद रही है ना? बैंक क्या कर रही है? खरीद रही है। अब आप खुद सोचिए कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई चीज खरीदते हैं आप, आपके मन में क्या होगा कि सस्ता से सस्ता कोई चीज मिल जाए, यही रहता है ना मन में, राइट? कोई कोई भी चीज हमको सस्ता मिल जाए हम वो खरीद लेंगे। बेसिकली क्वालिटी अलग चीज है, मतलब मेनली मेन पॉइंट रहता है कि सस्ता मिले, तो बैंक भी वही सोचती है सस्ता मिले। अब आप सोचिए कि पहले आप यदि प्रीमियम ऐड कर दीजिएगा और फिर उसका परसेंटेज निकालिएगा तो बढ़ ना जाएगा जी। समझ रहे हैं बात को? वो बढ़ जाएगा वैल्यू उसका। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं कि जो बाइंग रेट दिया हुआ है ना, पहले उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और मतलब पहले मार्जिन ही घटा लेंगे और तब प्रीमियम जोड़ेंगे। एक बार आप खुद करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला केस है, मैं आपको करके ही दिखा देता हूं ताकि आपको कभी भी ये डाउट ना हो कि पहले क्या घटाना है पहले क्या जोड़ना है। ये डाउट बहुत लोगों को होता है। देखिए आप मान लीजिए कि स्पॉट रेट ले लीजिए। कितना है स्पॉट रेट? 75 पॉइंट, देखिए हाँ 75.1400। अब आप क्या कीजिए, प्रीमियम जोड़ दीजिए। प्रीमियम कितना है? 0.45। ठीक है, प्रीमियम जोड़ दिए आप, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? इसका वैल्यू मिलेगा आपको 75.5900। अब आप इसका जब आप मार्जिन निकालिएगा ना तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी वैल्यू बढ़ चुका है और तो मतलब आपका बाइंग रेट ज्यादा हो जाएगा। और हमारा हम चाहते क्या है कि हमें सस्ता मिले सब कुछ, राइट? तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि मार्जिन को पहले घटाना है और फिर प्रीमियम ऐड करना है। एक एक बार क्लियर टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में यदि जो चीज मैं आपको बताया हूं वो क्लियर है या नहीं है। एंड इफ यू वांट मी टू रिपीट आई विल रिपीट इट अगेन, राइट? तो कब किसको घटाना है पहले और किसको बाद में जोड़ना है ये क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, आई थिंक सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके, जो अभी हमने देखा है और आपसे पूछा गया है कि एक्सपोर्टर को कितना अमाउंट पेबल होगा। तो दोस्तों सबसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्सपोर्टर को कितना पैसा मिलेगा एक एक्सपोर्ट बिल पे, राइट? रेट मिल गया हमें, रेट पता है, ठीक है। इंटरेस्ट और कमीशन भी दे रखा है इन्होंने, राइट? तो चलिए, व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू एक्सपोर्टर फॉर एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ $5 लाख? इफ बिल बाइंग रेट इज दिस मच, इंटरेस्ट फॉर 120 days दिस मच, कमीशन ऑन बिल परचेज इज दिस मच, स्पॉट रेट कन्वेंशन इट इज 365 days इन इंडिया। और आपके सामने जो अमाउंट पेबल है वो इन्होंने दे रखा है, राइट? तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल वी सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बताइए आपके हिसाब से क्या बैंक एक्सपोर्टर को फुल अमाउंट देता है या कुछ चार्जेस भी माइनस करता है? आपको लगता है यदि फुल अमाउंट देता है तो फुल लिखिए, और यदि लगता है कि चार्ज माइनस करता है तो माइनस लिखिए। क्या लगता है दोस्तों आपको कि एक्सपोर्टर को बैंक जो है फुल अमाउंट देता है या कुछ चार्जेस भी डिडक्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली, राइट, इसका आंसर होगा चार्जेस भी डिडक्ट करता है, माइनस करता है। क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्टर को फुल अमाउंट नहीं देता है ना, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट और कमीशन दोनों क्या करता है? डिडक्ट करता है। और ये क्वेश्चन में वही कंसेप्ट है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको कमीशन निकालना है और फिर दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? बैंक का असली फायदा तो उसी में है, ये फी बेस्ड इनकम है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं, इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉलर में दे रखा है ये, समझे ना? तो चलिए इसको आईएनआर में बदलते हैं। ये जो 5 लाख है ना, इसको हम लोग आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे आईएनआर में कन्वर्ट? रेट तो दिया हुआ है ना, तो बताएंगे कितना होगा आईएनआर में इसका वैल्यू? तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75.4770। तो हमने क्या किया कि डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया, जो रेट हमें दिया हुआ है उस रेट पे। चलिए बताइए तो कितना वैल्यू आएगा? तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 3,77,38,500। 3,77,38,500। Please try to calculate it. I think you will get the same, right? 3,77,38,500. This is the value in INR, that is the Indian rupees. ये जो है हमारा INR में वैल्यू है, तो ये ग्रॉस वैल्यू है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू। अब आप ये बताइए, एक्सपोर्टर को पैसा मिलता है पहले की आफ्टर मैच्योरिटी? क्या लगता है दोस्तों, एक्सपोर्टर को जो पैसा मिलता है वो एडवांस पेमेंट मिलता है या अब मैच्योरिटी के बाद पेमेंट मिलता है? जरा बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये कंसेप्ट वही है, जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि इंटरेस्ट आ कहां से रहा है तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो जो एक्सपोर्टर को जो पैसा मिल रहा है वो एडवांस में मिलता है या मैच्योरिटी होने पे पैसा मिलता है? बैंक कब देती है एक्सपोर्टर को पैसा? आपने, हम लोग जब यूनिट 4 में जाएंगे ना तो वहां पे आप प्री शिपमेंट कैटेगरी फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे।
प्री शिपमेंट में यही होता है, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट होने से पहले, बिल के मैच्योरिटी से पहले, राइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एडवांस में पैसा मिलता है एक्सपोर्टर को, राइट। तो एक्सपोर्टर को पैसा मिलता है पहले, राइट। तो इसको पहले पैसा मिलता है, तो अब एडवांस मिला है तो इंटरेस्ट जो है उसका डिडक्ट किया जाता है, समझ रहे हैं ना, उस पर ब्याज लगता है, उसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है हमको, 8.50% इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो राजेश जी ने क्या आंसर दिया है, बी। ओके चलिए देखते हैं, बस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आज देखते हैं बी सही है कि सी, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए तो पहले हम लोग इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8.5% इंटरेस्ट है पर एनम। ओके इसको मान के चलिए पर एनम इंटरेस्ट है। तो आपको फॉर्मूला पता है ना इंटरेस्ट निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही ना फॉर्मूला होता है। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल है 3,77,38,500, इतना ही तो एडवांस दिया गया है। अच्छा रेट क्या है हमारा, 8.5% रेट है। और टाइम कितना है हमारा, तो देखिए टाइम हमें दिया हुआ है 120 दिन, है ना। और कन्वेंस टोटल हमको इसको क्या करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 120 को क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, है ना, और फिर डिनोमिनेटर में 365 हो जाएगा, समझ में आया। तो दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए इसको, तो ये आपको लगभग लगभग 10,54,610 मिलेगा। देखिए तो यही मिला है क्या, 10,54,000, 10,54,610, दिस इज द इंटरेस्ट, दिस इज द इंटरेस्ट दैट बैंक कलेक्ट बिकॉज बैंक हैज गिवन द एडवांस पेमेंट, एंड सिंस बैंक हैज गिवन द एडवांस पेमेंट सो बैंक विल कलेक्ट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला है। अब बात आती है कमीशन की, अब किसकी बात आती है, कमीशन की बात आती है। कमीशन भी तो माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो कमीशन एक्सपोर्ट बिल है, राइट, तो कमीशन भी तो माइनस करना पड़ेगा, कमीशन भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कमीशन कितना ले रहा है, 0.0625, तो जरा निकालिए तो किसका कमीशन, किस पे कमीशन लगेगा, तो फुल अमाउंट पे कमीशन लगेगा ना। तो कमीशन है कितना, जरा देखते हैं कैलकुलेट करके, व्हाट इज द कमीशन। तो कमीशन हो जाएगा 3,77,000, आई थिंक 3,77,38,500 का 0.0625%, राइट। ये इतना कमीशन लगेगा, कमीशन फुल अमाउंट पे लगेगा। तो इसका कितना होगा वैल्यू, सो दिस विल गिव यू 23,587, 23,587, इतना कमीशन लगेगा। तो जो फाइनल अमाउंट जो पेबल होगा एक्सपोर्टर को, राइट, फाइनल अमाउंट जो बैंक देगी एक्सपोर्टर को वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 3,77,38,500 माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 10,54,610 माइनस कमीशन कितना है, 23,587, राइट। सो दिस विल बी द फुल अमाउंट। सो आफ्टर कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 77 लाख में से 10 लाख घटाइएगा तो लगभग 67 लाख आएगा, तो ये 3,66,000 के आसपास होगा, 3,66, सॉरी 3,66,60,303। यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक राजेश जी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही आप पकड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार आपको रिकैपिचुलेट कर देते हैं। हमने ये सीखा कि देखिए जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहे पेबल टू एक्सपोर्टर, ये कीवर्ड है, इसको पकड़िए, ये इसको पकड़िए, क्या लिखा है, पेबल टू एक्सपोर्टर। पेबल टू एक्सपोर्टर जब भी रहे तो क्या करना है, पहले आईएनआर में कन्वर्ट कर देना है, ग्रॉस आईएनआर माइनस इंटरेस्ट माइनस कमीशन। इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट दी जा रही है ना, तो बैंक उस पर ब्याज ब्याज लेगी। और कमीशन क्यों लग रहा है, क्योंकि बैंक सर्विस दे रही है, तो बैंक सर्विस दे रही है तो कमीशन लेगी, और कमीशन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और तब जाके ये जो अमाउंट मिलेगा ना, इतना ही जो है एक्सपोर्टर को दिया जाएगा, कभी भी फुल अमाउंट एक्सपोर्टर को नहीं दिया जाता है, समझे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में तो आप बताइएगा। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम कंसेप्ट पे। अब आप एक नया कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक सॉलिड क्रॉस करेंसी कैलकुलेशन है, जीबीपी वर्सेस आईएनआर का, राइट। और इंपोर्ट रिटायर हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, रिटायरिंग एंड इंपोर्ट बिल। आइए समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द जीबीपी वर्सेस आईएनआर रेट फॉर अ कस्टमर रिटायरिंग एन इंपोर्ट बिल ऑफ जीबीपी 1 लाख गिवन द फॉलोइंग डिटेल। मार्जिन दे रखा है, जीबीपी पर यूएसडी का रेट दे रखा है, यूएसडी पर आईएनआर का रेट दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग सभी तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट, ताकि आपको तरह तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल सके। चलिए तो आपके सामने चार ऑप्शंस दी गई हैं, बताइए दोस्तों क्या लगता है इस पार्टिकुलर केस में क्या रेट होना चाहिए जीबीपी और आईएनआर का, व्हाट शुड बी द रेट फॉर जीबीपी आईएनआर कन्वर्जन।
तो सबसे पहला सवाल ये बताइए, जब भी हम लोग इंपोर्ट बिल को रिटायर करते हैं तो बैंक खरीदती है या बेचती है? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, बाई और सेल। ये बताइए, बैंक इंपोर्ट बिल को रिटायर कर रही है, राइट? तो सॉरी, हाँ कस्टमर, सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट बिल रिटायर हो रहा है, उस वक्त बैंक क्या करती है? खरीद रही है फॉरेन करेंसी या बेच रही है? क्या लगता है दोस्तों, बताइए। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि जो इंपोर्टर है हमारा, इंपोर्टर यानी कि जो सामान मंगा रहा है, इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, राइट? तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो पेमेंट करेगा फॉरेन करेंसी में, पेमेंट करेगा, इंपोर्टर को चाहिए फॉरेन करेंसी। तो बैंक उसे उस बैंक, देखिए ये मान लीजिए इंपोर्टर है, ये कौन है? इंपोर्टर। और ये मान लीजिए बैंक है, ठीक है। ये इंपोर्टर बैंक को बोलता है कि मुझे फॉरेन करेंसी दो। तो बैंक बोलती है ठीक है, मैं आपको फॉरेन करेंसी दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे इंडियन रुपीस दो। तो मैं आपको इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी चाहिए, तो बैंक उसको क्या करेगा? बैंक उससे इंडियन रुपीस लेगा और फॉरेन करेंसी बेचेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी इंपोर्ट बिल रिटायर हो रहा है तो सेल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। हियर इट इज सेलिंग, ये सेलिंग वाला केस है, राइट? जब भी इंपोर्ट बिल रिटायर होता है तो बैंक जीबीपी बेच रही है। बैंक क्या बेच रही है? बैंक इज सेलिंग ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ओके, यस, वेरी गुड। तो ये मैं समझा दिया आपको कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों सेल यहाँ पे सही जवाब है। लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। तो बैंक इज सेलिंग द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। चलिए पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले क्रॉस करेंसी का यहाँ पे कंसेप्ट है, क्योंकि आपको डायरेक्टली जीबीपी आईएनआर का रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? पहले जीबीपी से यूएसडी में आएंगे, फिर यूएसडी से आईएनआर में आएंगे, राइट? तो अब आप ये बताइए कि जब बैंक जीबीपी, एक बात तो क्लियर है कि बैंक जीबीपी बेच रहा है। तो बैंक जब जीबीपी बेचेगा, तो जो हमारा जीबीपी और यूएसडी का रेट होगा, वो हायर रेट लेंगे या लोअर रेट लेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। बताइए दोस्तों, टाइप कीजिए हायर और लोअर। मेरा सवाल ये है कि जब बैंक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बेचेगा या सेल करेगा, तो जीबीपी वर्सेस यूएसडी का जो रेट होगा, वो हायर रेट होगा या लोअर रेट होगा? बताइए, सिंपल सा लॉजिक है, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। इसका सही जवाब है हायर रेट होगा, राइट? बेच रहा है तो बेचेगा हमेशा हायर रेट में। तो जीबीपी वर्सेस जीबीपी और ऑब्लिक यूएसडी में जो रेट हम लोग लेंगे, वो हायर रेट लेंगे। और हायर रेट क्या है हमारा? 1.2185, ठीक है। अच्छा, अब तो हमने जीबी को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, अब डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, बैंक डॉलर बेच रहा है, अब पहले जीबीपी बेच रहा था, अब बैंक क्या बेच रहा है? डॉलर बेच रहा है। तो बैंक जब डॉलर बेच रहा है, तो इंपोर्टर को इंडियन रुपीस देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां भी कौन सा रेट यूज होगा, लोअर रेट या हायर रेट? ये बताइए, यहां भी कौन सा रेट यूज होगा? बताइए, आपके सामने दो रेट दिया हुआ है, तो ये आपको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रेट यूज होगा। हियर आल्सो यू हैव टू यूज द हायर रेट, राइट? और हायर रेट क्या है हमारा? 75.4870, ये हमारा हायर रेट है। ओके, तो आपको दोनों का इंडिविजुअल रेट पता है, राइट? तो आप लिख सकते हैं ना कि जीबीपी पर यूएसडी इज इक्वल टू 1.2185 एंड यूएसडी पर आईएनआर इक्वल टू 75.4870, ठीक है? और आपको निकालना क्या है? जीबीपी पर आईएनआर। इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि जीबीपी पर यूएसडी मल्टीप्लाइड बाय यूएसडी पर आईएनआर? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो दोनों को मल्टीप्लाई तो कर दीजिए। तो 1.2185 मल्टीप्लाइड बाय 75.4870, समझे? तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा वैल्यू? सो यू विल गेट 91.9809, राइट? क्या आंसर आ रहा है बताएंगे? 91.9809। एक बार चेक कीजिए राजेश जी, आपका कितना बी आप बोल रहे हैं? 92.1650। एक बार रुकिए, हम भी देखते हैं। आप क्रॉस करेंसी वाला कंसेप्ट सही से अप्लाई किए हैं? एक बार चेक कीजिए, ठीक है। 75.4870 हम भी कैलकुलेट करके एक बार आपको कंफर्म कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है कैलकुलेशन में। 75.4870 मल्टीप्लाइड बाय 1.2185। नहीं, मेरा आंसर 91.980 आ रहा है, यही आंसर होगा, राइट? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 91.980। एक बार देखिए आप कहाँ, आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा है। देखिए यही फायदा होता है लाइव सेशन में आंसर देने का, आपको अपना गलती पता चलता है।
और वो गलती आप दोबारा एग्जामिनेशन में नहीं करते हैं, राइट। अच्छा, कौन सा? बी, बी आपके अनुसार सही है, 92.1650 कर रहे हैं। नहीं मतलब आप क्रॉस क्रॉस रेट कैसे निकाल रहे हैं, मेन तो वो है, राइट। 92.1650, क्योंकि आप 75.4870 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 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 फाइन, 91.9809, चलिए ठीक है, ये 91.9809 हमारा सही जवाब है। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मार्जिन भी दिया हुआ है, एक मिनट रुकिए, मार्जिन भी है। ओके ओके, शायद अभी ये पूरा कैलकुलेशन हुआ नहीं है, समझे ना। अभी जो है मार्जिन बचा, हम शायद ये देखना भूल गए थे, मार्जिन भी यहाँ है ना, राइट। तो मार्जिन को भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मार्जिन को जरा देखें हम, तो हो क्या रहा है दोस्तों कि रिटायर हो रहा है इंपोर्ट बिल, सेलिंग वाला केस है, तो मार्जिन को जोड़ेंगे, आपको पता ही है। तो मार्जिन को यदि हम जोड़ेंगे 91.9809 मल्टीप्लाइड बाय 0.20%, हाँ मार्जिन यदि निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा, 0.1839। ओके, और फिर ऐड करेंगे, हाँ फाइनल रेट जो हमें मिलेगा वो मार्जिन ऐड करने के बाद मिलेगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल रेट? सो फाइनल रेट इज इक्वल टू 91.9809 प्लस 0.1839। यस, दिस विल बी ऑटोमेटिकली 92.1648। हाँ, अब यदि इसको हम राउंड ऑफ करें 92.1648 को, यदि नियरेस्ट 0.0025 से राउंड ऑफ करें तो आपको मिलेगा 92.1652। 48 है ना, इसको 50 बना देंगे, समझे। तो 92 पॉइंट, हाँ अब आप सही है, बिल्कुल सही बात है, बी नंबर करेक्ट है, 92.1650। हाँ मार्जिन भी था, मार्जिन को हम लोग सबसे बाद में लेंगे, करेक्ट। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इंपोर्ट का केस है, रिटायर, जब भी वर्ड दिखे रिटायरिंग इंपोर्ट बिल, इंपोर्ट का केस है, तो जीबीपी पर यूएसडी मल्टीप्लाइड बाय यूएसडी पर आईएनआर, दोनों का हायर रेट लेना है और मार्जिन को जोड़ देना है, राइट। तो दैट विल बी द फाइनल रेट फॉर द कस्टमर, राइट। चलिए, तो क्रॉस करेंसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अब देखिए एक अलग तरह का क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें आपको प्रीमियम से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। बेसिकली फॉरवर्ड रेट फॉर एक्सपोर्ट बिल पे सवाल है। सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट टू बी कोटेड फॉर एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ $150,000 टू बी रियलाइज इन दिसंबर इफ spot USD versus INR rate is 75.45/50 and three forward premium are given October, November and December, and margin is given 0.05 पैसा per dollar and there are four option which has given। बहुत अच्छा सवाल है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैसा बिल है? एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट बिल में बैंक क्या करती है, बाय करती है या सेल करती है, राइट। आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट बिल है तो बैंक क्या करेगी, बाय करेगी। हाँ करेक्ट है, राइट राइट। एक्सपोर्ट बिल है तो बैंक क्या करेगी, यहाँ पे बैंक विल बाय। तो एक्सपोर्टर के पास डॉलर आता है, बैंक उससे डॉलर बाय करता है तो आईएनआर देता है, सिंपल सी बात है, ऐसे सोचिए। ठीक है, ये गया बैंक के पास, बोला बैंक को कि हमसे डॉलर ले लो, हमको आईएनआर दे दो। तो बैंक क्या कर रही है, डॉलर खरीद रही है और आईएनआर दे रही है, समझ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट वाले केस में जो होता है, डॉलर बैंक खरीदती है। चलिए, अब दोस्तों अगला सवाल है कि आपको स्पॉट रेट कौन सा लेना है। आपके सामने दो स्पॉट रेट है, 75.45, 75.50। तो आप जो है, बैंक डॉलर खरीद रही है एक्सपोर्टर से, तो आप लोअर रेट लेंगे। व्हाट इज द लोअर रेट? तो जो आप स्पॉट रेट लेंगे वो लेंगे 75.45, समझे। अब देखिए, डॉलर बैंक खरीद रही है, ठीक है, तो मार्जिन के साथ क्या होगा? फिर से वही बात है, हमें मार्जिन को पहले ही डील कर देना है, समझे। मार्जिन को पहले ही डील कर देना है, तब प्रीमियम पे आएंगे। तो वही बात है, बैंक चाहेगी ना सस्ते में, सस्ता से सस्ता हम दिखाएं, राइट, सस्ते में खरीदे। तो सस्ते में खरीदने के लिए क्या करती है, बैंक मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर देती है, समझे। तो मार्जिन कितना है हमारा, 0.05 पैसा पर डॉलर। ओके, तो 0.05 पैसा पर डॉलर दिया हुआ है मार्जिन। तो इसमें इसमें देखिए 75.45। ओके, चलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले मार्जिन लीजिए या प्रीमियम लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, राइट।
तो आप पहले ऐड कीजिए या बाद में ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अभी माइनस कर ही देते हैं या बाद में करते, कोई दिक्कत भी नहीं है, राइट। लेट अस डू इट लेटर नाउ। अब आप ये बताइए कि प्रीमियम कौन सा लेंगे, अक्टूबर का लेंगे, नवंबर का लेंगे या दिसंबर का लेंगे। देखिए डिलीवरी कब हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है दिसंबर में, साफ साफ लिखा है रियलाइज इन दिसंबर, तो डिलीवरी हो रहा है दिसंबर में। तो जरा दिसंबर का फॉरवर्ड प्रीमियम देखिए तो क्या है, 41/43 पैसा है, राइट। तो कौन सा प्रीमियम लेंगे, जरा बताएंगे कौन सा प्रीमियम हमें लेना है, विच प्रीमियम शुड वी टेक, 41 और 43, ऑब्वियसली, राइट। सिंस यहाँ पे प्रीमियम हमें दो दे रखा है 41 और 43, बैंक के लिए बाइंग रेट लगेगा, तो वो लोअर साइड वाला प्रीमियम यूज करेगा, राइट। So bank will use the lower side premium. What is the lower side premium? 0.41. Okay, तो 0.41 यू यूज करेगा। तो बेसिकली नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए कि दिसंबर में रियलाइज हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे नवंबर का प्रीमियम लेंगे, राइट। नवंबर का प्रीमियम लेंगे, ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट बिल वाले केस में, राइट। दिसंबर, यहाँ पे एक लॉजिक है कि दिसंबर का प्रीमियम नहीं लेंगे, इसको मान लेंगे कि नवंबर के एंड में, राइट। तो वी विल टेक द प्रीमियम ऑफ नवंबर। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर नवंबर? 0.30। ओके, सो 75.45 प्लस 0.30, तो दिस विल गिव यू 75.75, ठीक है। और फिर अब सवाल ये उठता है कि हमने दिसंबर का प्रीमियम क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखिए ना, दिसंबर का यदि आप प्रीमियम लीजिएगा ना तो बैंक को महंगा पड़ रहा है, और बैंक यहाँ खरीद रही है, तो बैंक चाहती है कि हम सस्ते में खरीदें, समझे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नवंबर का प्रीमियम ले रहे हैं, ये लॉजिक है, यही चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बात आता है कि मार्जिन का क्या करना है, तो मार्जिन को तो घटाना ही है, 75.75 माइनस 0.05, समझे। तो ये हो जाएगा 75.70, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 75.70, राइट, 75.70। देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, दिसंबर का प्रीमियम लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जब भी हमारा बाइंग वाला केस हो, बैंक चाहती है हम सस्ते में खरीदें। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो नवंबर का प्रीमियम ले या दिसंबर का प्रीमियम ले, लेकिन नवंबर का प्रीमियम लेती है तो उसको कम दिख रहा है ना, तो उसको फायदे में है कि नवंबर का प्रीमियम लेगी तो सस्ता पड़ रहा है इसको, दिसंबर का लेगी तो महंगा पड़ रहा है, राइट। तो वो बोलती है कि हम नवंबर का ही प्रीमियम लेंगे, प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेते हैं, और फिर उसमें से हम लोग मार्जिन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट बाइंग प्रीमियम, मार्केट बाइंग प्रीमियम, राइट। अब कोई कोई बुक में देखिएगा तो ये नियम बना दिया है, लेकिन इसको नियम मत समझिए, इसको लॉजिक समझिए कि बैंक कर क्या रही है, बैंक खरीद रही है तो खरीदने में सस्ता देखती है, तो बस ये लॉजिक है, समझे। यही चीज समझाने के लिए क्वेश्चन को लाया गया है कि ये गलती आजकल खासकर लोग करते हैं कि 0.41 यहाँ पे ले लेंगे, राइट। वो नहीं करना है, आपको क्या लेना है, 0.30 लेना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यदि नहीं क्लियर है तो मैं फिर से रिपीट करूं, राइट। तो करना क्या है, आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, तो प्रीमियम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और मार्जिन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बाइंग का केस है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि सस्ता में खरीदना है हमें, बस ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस तरह का, तो और भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसका आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है आपके सामने। आइए ये वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना, पिछले केस में एक्सपोर्ट वाला केस था, यहाँ पे इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट हो रहा है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम सिचुएशन है, स्पॉट रेट फॉरवर्ड जून जुलाई अगस्त का इन्होंने दे रखा है। तो व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट टू बी कोटेड फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $1 lakh for retirement of import bill due on 15 September given the following? स्पॉट डॉलर वर्सेस आईएनआर दे रखा है, फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है 3 महीने का, अगस्त से 15 सितंबर का भी इन्होंने प्रीमियम दे रखा है, मार्जिन दे रखा है 0.20% ऑन द स्पॉट रेट। चलिए, तो ये सभी डेटा है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट बिल रिटायर हो रहा है, तो बैंक क्या करेगा, डॉलर खरीदेगा या डॉलर बेचेगा, पहला सवाल तो हमेशा यही देखना है, सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है कि बैंक कस्टमर को डॉलर दे रहा है तो बैंक सेल करेगा, इंपोर्टर है ना जी, इंपोर्टर को डॉलर चाहिए होता है ना, इंपोर्टर को डॉलर चाहिए होता है, तो बैंक डॉलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी समझाया था,
जब भी वर्ड दिखे रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल, तो बैंक क्या करता है, डॉलर को बेच रहा होता है। चलिए, तो डॉलर बेच रहा होता है तो हायर रेट लेना है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो हम स्पॉट रेट लेंगे वो क्या लेंगे, 75.29 लेंगे। चलिए, यहां तक तो क्लियर है। अब दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर डिलीवरी, राइट। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट सिंपली मीन्स व्हाट, फ्यूचर डिलीवरी। अभी डिलीवरी नहीं होगा, फ्यूचर में डिलीवरी होगा, राइट। तो क्या फॉरवर्ड प्रीमियम को ऐड करना है या माइनस करना है, आपको पता ही है। प्रीमियम है तो जोड़ेंगे, डिस्काउंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। चलिए, अब देखिए कि प्रीमियम को तो हमें जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए, प्रीमियम हमें जून का भी दिया हुआ है, जुलाई का भी दिया हुआ है, अगस्त का दिया हुआ है, अगस्त से 15 सितंबर का भी दिया हुआ है। और इंपोर्ट और जो बिल है वो ड्यू कब है, 15 सितंबर को। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, यहां बेच रही है बैंक, हमेशा जब भी बेचेगी तो बैंक क्या ध्यान में रखेगी कि हम महंगा बेचे, आपको ध्यान में रखना है। बैंक हमेशा महंगा बेचना चाहेगी, तो वो क्या करेगी, अगस्त का फुल प्रीमियम लेगी। समझ रहे हैं, अगस्त का वो फुल लेगी। अगस्त का फुल कितना है, 34 पैसा, ये पैसा है, समझ रहे हैं ना। इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.34 रुपीज हो जाएगा। और अगस्त एंडिंग से 15 सितंबर के लिए, ठीक है, वो क्या करेगी, फिर से हायर रेट लेगी। ये 7 पैसा है, 7 पैसा कितना रुपया होगा, 0.07। तो जो इंटर बैंक फॉरवर्ड रेट होगा, वो कितना हो जाएगा बताएंगे। तो वो जाएगा 75.29 या 75.70, समझे। तो अगस्त का ड्यू डेट है 15 दिसंबर, तो पूरा अगस्त का प्रीमियम लीजिए। और 15 सितंबर, अगस्त के एंडिंग से 15 सितंबर तक का आपको प्रीमियम लेना है। समझ में आया, ठीक है। जैसे बाइंग वाला केस था तो पिछले महीने का ही प्रीमियम से काम चल गया था, लेकिन यहाँ पे हमें बैंक प्रॉफिट चाहती है, इसीलिए वो अपने रेट को बढ़ा के दिखाना चाहती है, इसीलिए वो अगस्त से 15 सितंबर का भी प्रीमियम ले रही है। अब आप ये बताइए कि मार्जिन का जहां तक सवाल आता है, इंपोर्ट का केस है, बेचा जा रहा है, तो मार्जिन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बैंक बेच रहा है फॉरेन करेंसी और वो अपना प्रॉफिट को जोड़ेगा। समझ रहे हैं। अब मार्जिन है कितना, स्पॉट रेट का 0.20%, साफ साफ लिख दिया है स्पॉट रेट का 0.20%। तो बताइए तो मार्जिन कितना होगा। तो मार्जिन यदि आप निकालेंगे तो 0.20 परसेंटेज ऑफ स्पॉट रेट, स्पॉट रेट कितना है हमारा, 75.29। तो लगभग लगभग कितना आएगा बताएंगे, इसका वैल्यू लगभग 0.15 आएगा। एक बार करके देखिएगा, 0.15 वैल्यू आएगा। देखिए, करना जरूरी है, राइट। एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, यू विल गेट 0.15, नियर अबाउट 0.15। तो जो रेट, एक्चुअल रेट होगा, कस्टमर को जो रेट कोट किया जाएगा वो हो जाएगा 75.70 प्लस 0.15, दैट विल बी हाउ मच, 75.85। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका क्या आंसर था, आपका आंसर, यस, वेरी गुड राजेश जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 75.85 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखिए, जब भी इंपोर्ट बिल हो, फॉरवर्ड रेट निकालना हो, तो पहले स्पॉट रेट को ले लेंगे, राइट। उसके बाद आप प्रीमियम को ऐड कर देंगे और उसके बाद आप मार्जिन को ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस विल गिव यू द फॉरवर्ड रेट, दिस विल गिव यू द फॉरवर्ड रेट फॉर इंपोर्ट, राइट। एक्सपोर्ट में हम लोग अपोजिट करते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर ही है, ओके। हाँ, ये वाला सवाल देखिए पहले, मेसर्स बीसीडी, राइट। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि जो मेसर्स बीसीडी है वो रेमिट कर रही है, क्या रेमिट कर रही है, 100 मिलियन जापानीज येन रेमिट कर रही है टीटी वैल्यू से, एज अ पेमेंट ऑफ एन इंपोर्ट इनवॉइस। और आपको यूएसडी वर्सेस आईएनआर, यूएसडी वर्सेस जीपीवाई दिया हुआ है, मार्जिन दे रखा है। व्हाट विल बी द रेट कोटेड टू मेसर्स बीसीडी एंड द टोटल रुपी अमाउंट डेबिटेड टू देयर अकाउंट, ये सवाल है, ठीक है। सो मेसर्स बीसीडी वांट टू रेमिट, वो भेजना चाह रही है 100 मिलियन जापानीज येन टीटी वैल्यू स्पॉट के माध्यम से इंपोर्ट इनवॉइस के पेमेंट के लिए। तो सोचिए, आपके हिसाब से ये तो इंपोर्ट है, तो बैंक जापानीज येन खरीदेगा या बेचेगा, पहले ये देखिए। बैंक खाली यहां तो लिख दिया है रेमिट, रेमिट का मतलब दोनों आ जाता है, बाइंग सेलिंग दोनों आ जाता है। और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है इंपोर्ट, मैंने आपको बार बार बताया है, एक्सपोर्ट रहे बाइंग वाला केस है, इंपोर्ट रहे तो सेलिंग वाला केस है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हो क्या रहा है कि बैंक कस्टमर को क्या दे रहा है, जापानीज येन। ये मान लीजिए बैंक है,
और ये है हमारे कस्टमर। तो बैंक क्या दे रहा है कस्टमर को? जेपीवाई दे रहा है, क्योंकि ये इंपोर्टर है कस्टमर, राइट। तो बैंक जेपीवाई सेल कर रहा है ना, बैंक इज सेलिंग जेपीवाई। समझ में आ रहा है? सो बैंक इज सेलिंग द जेपीवाई। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है दिक्कत, कि हमें जेपी, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, समझे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। तो यूएसडी आईएनआर में बताइए, हमारा बेस करेंसी है डॉलर। डॉलर के साथ बैंक क्या कर रही है? डॉलर को बेच रही है या डॉलर को खरीद रही है, ये सोचिए। तो जेपीवाई बेच रही थी, तो बैंक बैंक क्या कर रही है? बैंक इज सेलिंग द डॉलर, राइट। बैंक इज सेलिंग द डॉलर। So since bank is selling the dollar, so we will use the higher rate. So what is the higher rate? 75.2600 is the higher rate. अच्छा, अब जरा डॉलर और जापानीज येन की बात कर लें, राइट। तो इस केस में बैंक क्या कर रही है? बैंक जेपीवाई खरीद रही है डॉलर के माध्यम से, राइट। यहां पे यही चीज समझना है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लोग को थोड़ा दिक्कत होती है समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हम यहाँ पे 75.2600 ले रहे हैं। ये तो साफ साफ क्लियर है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए डॉलर, तो बैंक उससे आईएनआर खरीद रही है और डॉलर बेच रही है। इसीलिए हम लोगों ने हायर रेट लिया। लेकिन जो डॉलर जेपीवाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सोचिए। यहाँ क्या हो रहा है कि बैंक जो है डॉलर खरीद रही है, सॉरी, जापानीज येन खरीद रही है डॉलर के माध्यम से। तो बैंक डॉलर दे रही है और जापानीज येन खरीद रही है, यही हो रहा है ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि ये चीज समझना जरूरी है कि लोअर रेट कहां लेंगे, हायर रेट कहां लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, डॉलर और जापानीज येन में क्या हो रहा है, बैंक को चाहिए क्या? जापानीज येन। इसके पास है नहीं, इसके पास क्या है? डॉलर है। तो बैंक बोलती है कि डॉलर हमसे ले लो और जापानीज येन हमको दे दो। तो बैंक इज सेलिंग डॉलर and bank is buying Japanese yen. So since bank is buying Japanese yen and our base currency is Japanese yen, so we will use the lower rate here. So we will use the 116.50. समझे? ये लॉजिक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्रॉस करेंसी में अगर फाइनल करेंसी बैंक सेल कर रहा है तो दोनों पेयर में हायर रेट लगता है या कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन में अगर फाइनल करेंसी बैंक सेल कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए फाइनल करेंसी क्या है? जापानीज येन है। बैंक क्या कर रही है? बेच रही है। तो दोनों पेयर में हायर रेट लगता है या कॉम्बिनेशन लगता है? तो दोस्तों आंसर है कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, हायर भी लग रहा है, लोअर भी लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब ये चीज क्लियर हुआ कि कौन सा रेट कब लेना है। अब आपको क्या करना है? क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट अप्लाई करना है। वो तो आप आसानी से ही कर लेंगे, राइट। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जापानीज येन पर आईएनआर। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जापानीज येन पर डॉलर लिख सकते हैं ना, जापानीज येन पर डॉलर। नहीं, तो आपको जापानीज येन पर डॉलर नहीं दिया हुआ है। ओके, तो एक तरीका मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। सिंपल है, ये एक इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 75.2600 येन, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 116.50 जापानीज येन। नहीं नहीं नहीं, ये आईएनआर है, सॉरी, ये आईएनआर है ना। दोनों ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं कि 116.50 येन इज इक्वल टू 75.2600 रुपीज। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक येन, जापानीज येन वर्सेस आईएनआर क्या मिल रहा है? तो एक येन इज इक्वल टू हाउ मच आईएनआर? 75.2600 डिवाइडेड बाय 116.50। बेसिकली यूनिटरी मेथड ही तो है, दो इक्वेशन है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। बताइए कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, क्योंकि क्रॉस करेंसी का यही कंसेप्ट है। बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि आखिर हमने कॉम्बिनेशन में लोअर रेट क्यों लिया, हायर रेट क्यों ले लिया। तो आपको बस यही देखना है दोनों केस में कि बैंक जो है बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है। बैंक यदि बेस करेंसी को बेच रही है तो हायर रेट लेंगे, बैंक यदि बेस करेंसी को खरीद रही है तो लोअर रेट लेंगे। अब आप बताएंगे कि एक जापानीज येन जो है कितना डॉलर, कितना आईएनआर के बराबर है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 64.6000। मतलब एक येन इज इक्वल टू दिस मच आईएनआर। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जेपीवाई अपॉन आईएनआर इज इक्वल टू 64.6000। समझे? ये चीज हमें निकालना था।
क्रॉस करेंसी से हमें यही निकालना था कि जापानीज और आईएनआर में क्या रिलेशन है। अब आपको पता चल दिया। अब मार्जिन को जरा देखिए, तो मार्जिन कितना दे रखा है, 0.15%। ठीक है, तो जरा इसका 0.15% निकालेंगे। 64.6000 का 0.15% जरा निकालिए। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, लगभग 15.15% आप यदि निकालेंगे, सो हाउ मच यू आर गेटिंग, 64.6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपको मिल रहा है 0.0969। ठीक है, कैलकुलेटर बता रहा है 0.0969, शायद आपका भी यही आ रहा होगा, राइट, 0.0969। अब फाइनली जो हमें फाइनल रेट निकालना है, तो जो कोटेड रेट होगा, ठीक है, जो कोटेड रेट होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। 64.6000 प्लस 0.0969 कितना हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 64.6969। अब राउंड ऑफ कर लीजिए इसको, यदि आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 0.0025 पे, तो 6969 को क्या करेंगे, आप नहीं ले सकते हैं, 64.7000, समझे। तो 64.7000 रेट कोट होगा। बी नंबर जगह देखिए वही रेट लिखा है ना, और अमाउंट भी पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। अब आपको पता चल गया कि एक जापानीज येन जो है, ठीक है, वो जो है हमारा हाँ, एक जापानीज येन इस रेट के बराबर है। अब आपको कितना जापानीज येन है, 100 मिलियन, यहां देखिए लिखा हुआ है 100 मिलियन, 100 मिलियन लिखा हुआ है ना, तो 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, ये होता है, राइट, 100 मिलियन है, मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख, और उसको 100 से गुना कर दीजिए, समझे, तो ये 100 मिलियन हो जाएगा। और इसको किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें जो अभी रेट मिला है, रेट कितना मिला है, हाउ मच रेट वी हैव गॉट, सो अभी जो हमें रेट मिला है वो है 64.700, 64.700, चलिए उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 0.6470, so this will give you 647000000, right, so I think it is 6 crore 47 lakh, option B is the correct one। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है, हाँ, आप आपका कहना है कि रिवर्स, अच्छा देखिए यहाँ पे ना मैथ है, देखिए आप बोल रहे हैं कि जेपीवाई पर आईएनआर जो है 116, अच्छा ये जो है मैथमेटिक्स है, देखिए कुछ है नहीं यहाँ पे, आप सिंपल सा इक्वेशन बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपका कहना है कि ये जो रेट हम निकाल रहे हैं जेपीवाई पर आईएनआर वो कैसे निकाले हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ है नहीं, बस एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें 75.2600 लेना है, तो क्या कीजिए ना, अलग से लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, हाँ चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो एक काम कीजिए आप अलग से लिख दीजिए, क्या लिखिएगा कि $1 इज इक्वल टू 75.2600 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। चलिए उसके बाद आपको ये भी पता है कि डॉलर और जेपीवाई में हमें कौन सा रेट लेना है, लोअर रेट लेना है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 116.50 येन। अब आप बुक में देखिएगा ना, तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला कहेगा, ये करो वो करो, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। आपने आपने जो पढ़ा था ना, इक्वेशन निकालना, दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं है, जरा देखिए तो, आपके पास तीन वेरिएबल है, जरा देखिए इसको ध्यान से, आपके पास तीन वेरिएबल है, एक वेरिएबल है डॉलर, दूसरा वेरिएबल है रुपीज, और तीसरा वेरिएबल है येन। हमें क्या करना है कि डॉलर को एलिमिनेट करना है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए तो सिंपल तो है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, अपनी मिल जाएगा 75.2600 इज इक्वल टू 116.50 येन, मिला कि नहीं मिला, ये तो मैथ कर रहा है। अच्छा हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जेपीवाई पर आईएनआर, यानी येन प्लस, एक्चुअली हाँ ठीक है, जापानीज येन, येन पर आईएनआर चाहिए, यही ना चाहिए जी, तो येन को नोमिनेटर में रखना है और रुपी को डिनोमिनेटर में रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो सिंपल सी बात है ना, इसको इधर नीचे ले आएंगे, तो येन वर्सेस रुपीज क्या हो जाएगा, 75.2600 तो नोमिनेटर में ही रहेगा, और 116.50 डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
आप समझ में आया कि क्यों वो ऊपर है ये नीचे है? बेसिक मैथ है और कुछ नहीं है, समझे? तो बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर से वही 0.64 क्या आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी आपको रटना नहीं है कि कहाँ गुना करना है, कहाँ भाग देना है, कुछ नहीं। बेसिक सा दो इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, और आपने इक्वेशन सॉल्व बहुत सारा लंबा लंबा इक्वेशन सॉल्व किया होगा, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, राइट। तो तीन वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना है, दैट्स इट। ओके। तो बिल्कुल क्रॉस करेंसी का क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल नहीं डरना है, मजा आना चाहिए क्रॉस करेंसी के क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। पहले ये देखिए कि जो दो रेट दिए दिए गए हैं उनमें हमें कौन सा लेना है, हायर लेना है या लोअर लेना है, राइट। और फिर उसके बाद इस फॉर्मेट में लिखिए, दो इक्वेशन बनाइए और दोनों को इक्वेट कीजिए, आराम से आपका आंसर मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, वरना हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है एक एक साथ में। पहले तो आपको दिखेगा इंपोर्ट इनवॉइस, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ स्पॉट रेट में हमें सेलिंग रेट लेना है। इंपोर्ट इंपोर्टर है ना, इंपोर्टर को चाहिए क्या, इंपोर्टर को चाहिए जापानीज येन। गया बैंक के पास, बैंक को बोला कि येन दो मुझे, तो बैंक बोली कि ठीक है मैं आपको येन दूंगा, बदले में मुझे आईएनआर दो, ठीक है। अब बैंक को दिक्कत क्या है कि आईएनआर वर्सेस जेपीवाई का डायरेक्ट रेट है ही नहीं, तो बैंक क्या बोला कि चलो ठीक है पहले हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर को हम लोग आईएनआर जेपीवाई में देंगे, इस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है। तो यही होता है क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो सवाल है कि यू आर रिक्वायर्ड टू बुक अ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है सेल कॉन्ट्रैक्ट, $1 मिलियन का सेल कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी होना है 3 महीने में, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, what rate will be quoted to the customer for sale contract? I think this is the easier question. इसको तो आप तुरंत बना लीजिएगा, बताइए तो क्या आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि बेचा जा रहा है, बैंक डॉलर को कस्टमर को बेच रहा है ना। बैंक डॉलर जो है यूएसडी सेल कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो डॉलर है बैंक बेच रहा है, समझे। तो कौन सा स्पॉट रेट का कौन सा लेंगे, हायर रेट लेंगे, तो हम लोग ले लेंगे 75.9200, ये स्पॉट रेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद बात आती है प्रीमियम की, तो 3rd मंथ में डिलीवरी होना है, तो 3rd मंथ का प्रीमियम भी इन्होंने दे रखा है। फिर से यहाँ दो रेट दिया हुआ है 0.2750, 0.2850। तो तो बेसिकली यहाँ भी हायर रेट लेंगे, क्योंकि बैंक जो है जब भी बेचती है तो प्रॉफिट चाहती है, उसके लिए वो सब कुछ ज्यादा रेट में बेचना चाहती है, तो 0.2850 ले लेंगे, समझे। अच्छा, उसके बाद मार्जिन दे रखा है, तो जरा इन दोनों को जरा जोड़ दीजिए। मार्जिन जो होता है ना वो स्पॉट रेट का होता है, किसका होता है, स्पॉट रेट का, समझे। तो ये जो 0.20 है वो स्पॉट रेट का निकाल लीजिए, 0.20 परसेंटेज ऑफ 75.9200 कितना आएगा। तो यदि आप 0.20% निकालेंगे ना, अच्छा फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेशन, हाँ फॉरेन एक्सचेंज सर्टिफिकेशन का कोर्स है हमारे हमारे इस पार्टिकुलर इस पे ऐप में, उस पे वीडियोस भी है, वीडियोस हम डालना शुरू किए हैं, अभी एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, और पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अवेलेबल, राइट। आप बोलिएगा तो लिंक आपको शेयर कर देंगे। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन है ना, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स का है, वीडियोस भी है, अभी वीडियोस सिक्वेंसली हम लोग डेली बेसिस पे ऐड कर रहे हैं, और पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ के अंदर थ्योरी और एमसीक्यूज पीडीएफ भी है उसमें, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा ना ऐप में फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, तो आ जाएगा कोर्स, नहीं तो आप बताइएगा तो हम लिंक शेयर कर देंगे उसका, ठीक है। चलिए तो वापस इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 0.20% जो है हमें निकालना है 75.9200 का, कितना आएगा बताइएगा। तो ये मिलेगा आपको 0.1518, कितना मिलेगा 0.1518। तो दोस्तों हमें स्पॉट रेट पता है, हमने मार्जिन निकाल लिया, तो राउंडिंग से पहले का रेट क्या हो जाएगा, 76 पॉइंट हाँ 2050, इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 76.2050, और प्लस मार्जिन, मार्जिन कितना है 0.1518, तो कितना मिलेगा 76.3568, समझे। तो इसको राउंड ऑफ यदि करेंगे ना, यदि आप इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 25 पैसा से, 25 पैसा समझते हैं ना, 0.2500 से राउंड ऑफ यदि करेंगे
तो कितना आ जाएगा 76.3568 है ना, तो 3570 हो जाएगा, समझे, 76.3570 हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बेसिकली सेलिंग रेट का सिंपल सा सवाल है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ सेलिंग रेट, राइट। आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, प्रीमियम ऐड कर दीजिए, ठीक है, फिर मार्जिन ऐड कर दीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, प्लीज इसको आप खुद से ट्राई करें, राइट। देखते हैं कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस करेक्टली। सो लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, इससे पहले आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था, आपने एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, ठीक है, कितने कितने मिलियन डॉलर का, तो $2 मिलियन का, सेकेंड मंथ डिलीवरी होना है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, 2 मंथ प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है। तो इस परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कस्टमर को कोट किया जाएगा, व्हाट रेट विल बी कोटेड, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, लिखा है इन्होंने परचेज कॉन्ट्रैक्ट। परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है बाई, है ना, परचेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है बाई करना। ओके, सो इन द केस ऑफ परचेज कॉन्ट्रैक्ट व्हाट वी विल डू, वी विल बाय। तो बैंक डॉलर परचेज करेगा कस्टमर से, है ना, इसीलिए बैंक के लिए यह एक बाइंग ट्रांजेक्शन है। सो बैंक विल बाय व्हाट, डॉलर, फ्रॉम whom, फ्रॉम कस्टमर, राइट। और वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर रहा है, तो बैंक के लिए कैसा ट्रांजेक्शन है, बाइंग ट्रांजेक्शन है। स्पॉट रेट आपको दो रेट दिया हुआ है, 75.9100 और 75.9200। तो चूंकि बाइंग ट्रांजेक्शन है और आपको पता ही है बैंक डॉलर खरीद रही है, तो कौन सा रेट यूज करेंगे, लोअर रेट यूज करेंगे। आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। तो पहले आप स्पॉट रेट लिख दीजिए, स्पॉट बाइंग रेट कितना हो जाएगा 75.9100, ये आपका स्पॉट बाइंग रेट हो गया। अच्छा, प्रीमियम की बात करें, है ना, प्रीमियम की बात करें, तो फिर से देखिए वही लॉजिक आपको मैंने बताया था, मार्जिन पहले लेना है या प्रीमियम पहले लेना है, सोच समझ के बताइएगा, है ना, प्रीमियम एंड मार्जिन। तो यहाँ पे दोस्तों बाइंग का केस है, तो आप ऐसा कीजिए कि यू टेक मार्जिन फर्स्ट, क्योंकि प्रीमियम आप लेंगे ना तो ऐड होके ज्यादा हो जाएगा वैल्यू उसका, समझे। तो आप ऐसे केस में आप पहले मार्जिन ले लीजिए। तो मार्जिन जो है ना, अच्छा मार्जिन यहाँ पे कितना है, 0.15% है स्पॉट का, ठीक है। तो मार्जिन जरा निकालिएगा कितना होगा, तो मार्जिन हो जाएगा 0.15% ऑफ 75.9100। समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा मार्जिन, 0.15% ऑफ 75.9100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.1140, ये आपको मार्जिन मिल गया, ठीक है। अच्छा, और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम देखिए 2 मंथ का प्रीमियम दिया हुआ है 0.1800, 0.1900, ये बिड रेट है या आस्क रेट है, हम लोग बाय कर रहे हैं तो बिड रेट लेंगे, है ना, 0.1800 लेंगे। बताइए यहां तक ठीक है ना। तो जो फाइनल रेट मिलेगा, जो हमसे जो कोट, जो कस्टमर को जो कोट किया जाएगा रेट, राइट, कोटेड रेट जिसको बोलते हैं, कोटेड रेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पॉट रेट जो कि है हमारा 75.9100 प्लस प्रीमियम 0.1800 माइनस मार्जिन। मार्जिन हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता ही है क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बाइंग वाला केस है, आपको पता है ना, दिस इज द केस ऑफ बाइंग द करेंसी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट द मार्जिन, राइट, क्योंकि बैंक हमेशा प्रॉफिट देखती है, और यहाँ पे प्रॉफिट कब है, बैंक को सस्ते में खरीदे। चलिए तो बताइए तो कितना आ रहा है इसका वैल्यू, सो दिस विल गिव यू 75.8710। देखिए इसमें 18 जोड़िएगा तो लगभग आपका 76 पॉइंट आएगा, फिर से माइनस कीजिएगा तो फिर से 75 में आ जाइएगा, तो 75.8710 होगा। अच्छा, राउंड ऑफ भी करना है, तो यदि आप इसको राउंड ऑफ कीजिएगा 0.0025 से, इफ यू राउंड ऑफ इट टू 0.0025, तो राउंड ऑफ कितना मिलेगा बताएंगे, देखिए तो 0.0025 से राउंड ऑफ कीजिए तो ये 10 का राउंड ऑफ करेंगे, तो 10 का राउंड ऑफ 00 से हो जाएगा, है ना, तो 75.8700, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर 75.8700, समझे। तो ये हमारा कोटेड रेट होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या क्या हमने स्टेप फॉलो किया, दो दो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, एक इससे पहले वाला सेल कॉन्ट्रैक्ट का था और ये वाला क्वेश्चन परचेज कॉन्ट्रैक्ट का है, राइट। स्पॉट रेट लीजिए, मार्जिन निकालिए, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना है और प्रीमियम को हमें ऐड करना है।
चलिए दोस्तों, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं आज के जो हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं। लगभग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हमने क्या सीखा था। तो पहला क्वेश्चन में हमने ये आपको बताया था, देखिए रिकैपिचुलेट करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको ये वर्ड दिखे इनवार्ड रेमिटेंस, इनवार्ड रेमिटेंस का मतलब होता है बैंक जो है बाय कर रही है फॉरेन करेंसी को, ठीक है। और बैंक जब भी फॉरेन करेंसी खरीदती है तो हम लोग बाइंग रेट लेते हैं और इसमें मार्जिन हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पहला कंसेप्ट आपको समझाया था। चलिए, उसके बाद हमने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट समझाया कि जब भी आउटवर्ड रेमिटेंस दिखे, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब ही होता है कि बैंक फॉरेन करेंसी बेच रही है, समझे। और जब भी बैंक फॉरेन करेंसी बेचती है तो वहां पे हम लोग सेलिंग रेट लेते हैं और वहां पे मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझे। इनवार्ड रेमिटेंस मतलब बैंक फॉरेन करेंसी खरीद रही है, वहां पे हम लोग बाइंग रेट लेंगे, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब बैंक फॉरेन करेंसी बेच रही है, वहां पे हम लोग सेलिंग रेट लेंगे और मार्जिन को ऐड करेंगे। लॉजिक समझना है, बस लॉजिक यही है, बाय लो सेल हाई, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। चलिए, तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको यह समझाया कि ये भी वही क्वेश्चन था एक्सपोर्टर वाला, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया टीटी इनफ्लो के बारे में। टीटी जब टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से इनफ्लो हो रहा है करेंसी का, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि डॉलर आ रहा था, बैंक खरीद रही थी, हमने लोअर रेट यूज किया था, वी यूज द लोअर रेट, है ना। बाइंग में हमेशा लोअर रेट यूज होता है। तो ये था टीटी वाला कंसेप्ट। यानी टीटी वाले केस में हमें जो है टीटी बाइंग रेट यदि निकालना है तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द लोअर रेट एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द मार्जिन। ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। फिर फोर्थ क्वेश्चन में हमने बिल बाइंग रेट की बात की, ठीक है। तो बिल बाइंग रेट में एक बात ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था, इस क्वेश्चन में एक की कंसेप्ट था कि पहले मार्जिन माइनस कर लीजिए फिर प्रीमियम ऐड कीजिए, समझे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं, पहले प्रीमियम जोड़ के फिर मार्जिन माइनस करते हैं। इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको स्पॉट से बिल बाइंग रेट पे आना हो तो मार्जिन पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बाद में प्रीमियम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको एक बार ये पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दूंगा कोर्स में, तो आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए, एक तो होता है ग्रॉस इंडियन रुपीज, ठीक है। जो भी एक्सपोर्टर को जब भी पेमेंट मिलता है वो एडवांस में पेमेंट मिलता है, और चूंकि पेमेंट एडवांस में मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट ब्याज दर लगाती है, और जो ब्याज लगता है ना उसको ग्रॉस आईएनआर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ बैंक कुछ कमीशन भी काटती है, उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ग्रॉस में से इंटरेस्ट और कमीशन घटा दीजिएगा, तब जाके आपको मिलेगा अमाउंट पेबल, समझे। तो वही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व किया है। मैं आपको एक बार जस्ट रिकैपिचुलेट कर रहा हूं पॉइंट को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्रॉस करेंसी पे बेस्ड था। इसमें हमने ये सीखा कि जब भी हम इंपोर्ट बिल को रिटायर करते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम इंपोर्ट बिल को रिटायर करते हैं इसका मतलब ये होता है कि बैंक जो है सेल कर रही है फॉरेन करेंसी को। किसको सेल कर रही है, तो इंपोर्टर को सेल कर रही है, समझे। तो ये वर्ड का मतलब होता है सेल करना, ठीक है। और और ऐसे केस में हम लोग दोनों का हायर रेट लेते हैं और फिर क्रॉस करेंसी कैलकुलेट किए थे और मार्जिन को ऐड किए थे, राइट। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें मैंने आपको यह समझाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखिए, जब भी आपको ना इस प्रकार के प्रीमियम दिए गए हो अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, और बिल जो है दिसंबर में रियलाइज हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट बिल में करेंसी को खरीदा जा रहा है, बैंक क्या चाहती है, सस्ते में खरीदे। तो सस्ते में खरीदने के लिए क्या करती है कि वो दिसंबर का रेट ना लेकर नवंबर का ही रेट ले लेती है। समझ रहे हैं क्यों नवंबर का रेट ले रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको दिख रहा है कि यहाँ तो 30 पैसा लग रहा है और यहाँ पे इसको 41 पैसा लग रहा है। तो बैंक के लिए क्या फायदा वाला चीज है, 30 पैसा ले लेना। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए बैंक जो है 30 पैसा ली। यदि आपने वीडियो देखा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में गलती क्या होता है कि हम लोग दिसंबर का पैसा ले लेते हैं और दैट इज रॉन्ग। नवंबर का हम लोग लेंगे और फिर उस बेसिस पे हम लोग फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे, समझे। फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्पॉट रेट ले लीजिए, जो भी प्रीमियम है उसको जोड़ दीजिए, और ये डिस्काउंट है तो माइनस कर लीजिए, और जो मार्जिन है उसके साथ डील कर लीजिए। ये हमने देखा। और फिर एक क्वेश्चन हमने देखा इस पे सेलिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, इंपोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। इंपोर्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट पे तो बहुत सिंपल था, सिंपल सा लॉजिक है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम एंड प्लस मार्जिन, आपको फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। और
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि क्रॉस करेंसी पे बेस्ड था। यहां पे मैंने आपको क्या समझाया, जरा से एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो तीन करेंसीज हो, राइट, और आपको दो करेंसी का रेट सेपरेटली दिया हुआ हो, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इसमें से लोअर रेट लेना है या हायर रेट लेना है। या किस लॉजिक पे आप डिसाइड करेंगे? लॉजिक होता है बाय लो सेल हाई, राइट। बैंक बेस करेंसी के साथ क्या कर रही है? बेस करेंसी को यदि खरीद रही है तो सस्ते दाम पे खरीदेगी, बेस करेंसी को यदि बेच रही है तो महंगे में बेचेगी। बस यही देखना है। तो बेस करेंसी क्या है वो पता लगाना है। एक बार आपको पता चल जाए कि हाँ ये रेट हमें लेना है, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो इक्वेशन ही है, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपको दो करेंसी के बीच में कनेक्शन मिल जाएगा, राइट। और फिर तो मार्जिन वगैरह आता ही होगा आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना, राइट। और फाइनली अभी हमने जो दो क्वेश्चन देखे उसमें बस फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसे निकालेंगे और परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। होपफुली आपने इसे एंजॉय किया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कोर्स में मिल जाएगा। कोर्स में एक सेपरेट फोल्डर है केस स्टडी का, इसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन कब होगा इसकी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। धन्यवाद।